बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन, यानी कि राइटिंग एंड सिटी लाइफ। देखिए, ये जो चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर है। और फर्स्ट चैप्टर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नया जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहला जो चैप्टर वो डिलीट हो चुका है, लेकिन अभी इसको फर्स्ट चैप्टर बताया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे सेकंड चैप्टर इस वजह से लिखा हूँ, इस वजह से ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अभी हमें पता है बुक्स में अपडेट नहीं आया है। समझ में आया? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं लेखन कला और शहरी जीवन का जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए, लेखन का मतलब समझ में आता है क्या? लिखना। देखो, इंग्लिश में भी लिखा है राइटिंग, है ना। राइटिंग का मतलब क्या होता है? लिखना, किसी भी चीज को लिखना। और कला का मतलब होता है आर्ट, यानी कि लिखने का जो आर्ट। अब आप ये कहोगे क्या इसमें लिखने की कला के बारे में बात हो रही है क्या? नहीं, बेसिकली बात ये हो रही है कि इस चैप्टर में हम उस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जहां पे हमें लिखने का जो कला है वो दिखाई दी है। मतलब क्या है कि कुछ ऐसी चीजें मिली जिसकी वजह से हम ये जान पाए कि भाई उस समय भी लेखन कला चलती थी। इस वजह से इस चैप्टर का नाम रखा गया लेखन कला। ठीक है ना। कुछ सबूत मिले हैं, कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिसकी वजह से हम ये पहचान पाते हैं कि हाँ, उस समय पे भी लिखा जाता था। और किस हिसाब से लिखा जाता था उन सभी को हम जानते हैं। इस वजह से इसका नाम लेखन कला रखा गया है। साथ ही साथ शहरी जीवन के बारे में बात करते हैं, तो जैसे आज हम शहर में देखते हैं वस्तुओं का आयात निर्यात, है ना, व्यापार होता है, अन्य अन्य देशों से होता है। तो ये उस टाइम पे भी हुआ करता था। तो ये अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे समय के बारे में, एक ऐसे समय पीरियड के बारे में जो कि है कब का? 3000 ईसा पूर्व का। 3000 ईसा पूर्व का है। यानी कि अगर आज से देखोगे तो लमसम अगर बात करें तो 5200 वर्ष पहले के बारे में बात करिए। समझ में आया? तो लेखन कला और शहरी जीवन। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है। मेसोपोटामिया, ये देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है, कई बार एमसीक्यू में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ बताइए। तो मेसोपोटामिया क्या है? मेसोपोटामिया 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका नाम है मेसोस और पोटामोस। पोटामस और एक है मेसोस। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि ये भाषा कौन सी है। तो ये भी यूनानी भाषा है और ये भी यूनानी भाषा है, जिसका अर्थ अगर देखा जाए तो मेसोस का अर्थ होता है मध्य, और पोटामोस का मतलब होता है नदी। ठीक है, यानी कि मेसोपोटामिया नाम, आप इसका डेफिनेशन ऐसे भी करके लिख सकते हो कि मेसोपोटामिया नाम 2 यूनानी भाषा से मिलकर बना है। एक है जिसका नाम है मेसोस, मेसोस का अर्थ होता है मध्य, और पोटामोस का अर्थ होता है नदी। यानी कि 2 नदियों के बीच के भाग को मेसोपोटामिया कहा जाता है। अब देखिए, यही चीज आपको डेफिनेशन में इजी वे में लिख दिया गया है। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के 2 शब्दों मेसोस अर्थात मध्य और पोटेमोस यानी कि नदी से मिलकर बना है। इसलिए मेसोपोटामिया का अर्थ हुआ 2 नदियों के बीच का भाग या देश। मेसोपोटामिया दजला और फरात नदी। अब आपके दिमाग में ये भी तो चल रहा होगा कि कौन सी 2 नदी के बारे में बात हो रही है। तो ये 2 नदी है, एक का नाम है दजला, दूसरे का नाम है फरात। यानी कि मेसोपोटामिया दजला व फरात नदियों के बीच की उपजाई धरती को इंगित करती है। और इंगित का मतलब होता है दर्शाना। क्या करना? दर्शाना। देखिए, पढ़ाते वक्त अगर किसी भी वर्ड में कोई भी दिक्कत आपको आती है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कीजिए, उस चीज का मैं अर्थ आपको बताऊंगा। ठीक है, हालांकि मैं इस वीडियो में या कितने भी वीडियो जो आ जाएगी, हर चीज में मैं आपको हर एक वर्डों का अर्थ बताते हुए चलूंगा, ताकि किसी भी चीज में आपको दिक्कत ना हो। चैनल, बस रिक्वेस्ट इतना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट करते रहिए, ताकि बहुत सारे बच्चों के पास पहुंच पाए। क्योंकि हमारा मोटिव ही यही है कि देश के सभी बच्चों को जहां जहां तक ये वीडियो पहुंच पाए वहां वहां तक पहुंचे, ताकि वो सब भी पढ़ पाए। ठीक है ना। तो अब देखिए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम ये चीज को समझने वाले हैं कि आखिर ये जो दजला और फरात है वो कहाँ है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये अपना भारत है, नजर तो आ ही रहा होगा, ये अपना भारत है। चलो मैं इसको ना जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो जूम करके देखिए, ये अपना हो गया भारत। और भारत के मतलब आप देखोगे पश्चिम में, क्योंकि आप देखते हो इसको कहते हैं पूरब, इसको कहते हैं पश्चिम, इसको कहते हैं उत्तर, और नीचे क्या है? दक्षिण है। तो अगर आप पश्चिम में देखोगे तो पश्चिम में ये जो है इसको कहते हैं इराक। क्या कहते हैं? इराक।
और जब इसको इराक करते हैं तो यही जो चीज़ है इसी जगह की बात हो रही है। ये जो मेसोपोटामिया बार बार हम कह रहे हैं दजला और फरात, अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हो गया इराक, और इराक के नीचे ये देखिए क्या है ना, दजला और फरात नदी। क्या है? दजला और फरात नदी। अभी हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, मारी शहर, बेबीलोन शहर, उरुक शहर, उरु शहर, है ना। इन सभी जगहों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो बस ये समझ जाइए कि ये मैप में है कहाँ। एक बार और दिखा देता हूँ, ये अपना भारत है और ये हो गया इराक, तो यहीं की बात हो रही है। और देखिए यहाँ पे ये है अपना मारी और बेबीलोन। समझ में आ गया? अब नीचे अगर आके आप देखोगे तो इसी चीज को थोड़ा और जूम करके दिखाया गया है। अब दजला और फरात नदी देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे तो दजला और फरात नदी पास पास में है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो दूर दूर हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि इससे आपको और जूमिंग करके दिखाया गया ताकि और भी चीजें आपको समझ में आए। देखिए मारी ये हो गया, बेबीलोन ये हो गया, और ये वो जगह है, ये उरुक हो गया, उर हो गया, ये वो जगह है जहाँ पे तेल इत्यादि वगैरह होता है, बगदाद ये रहा। ठीक है ना। तो इन चीजों को समझ के रखिए। देखिए ये वाला जो एरिया जो बूंदा 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 दिखाई दे रहा है ना, ये वो जगह है जहाँ पे सिंचाई करने का अच्छा साधन था, यानी कि यहाँ पे कृषि उत्पादन हुआ करती थी। और इसके अलावा ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, तो ये जो नजर वो है, तो इसमें क्या है, जब बारिश हुआ करती थी तो इसकी वजह से ये जो जगह है वो सिंचाई का मतलब काम हो जाता था। एक तरीके से देखोगे जब बारिश होती है तो इस जगहों पे पानी भर जाता है, और पानी भरने की वजह से ये जो आसपास की जो जमीन है ना उर्वरक हो जाती है। इसके अलावा ये जो आप छोटे छोटे देख रहे हो, जो ट्रायंगल शेप में बनाए गए हैं, ये सब पहाड़ी क्षेत्र है। समझ में आ गया ना। तो यही चीज है। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, और ये पहला वाला डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरे चीज की। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है, यानी कि इराक का ये हिस्सा है। शहरी जीवन की शुरुआत इसी सभ्यता से हुई, यानी कि अगर कहा जाए जो शहरी जीवन का जो शुरुआत है वो इसी सभ्यता से हुई है। नेक्स्ट बारे में बात करते हैं। मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की जो शुरुआत हुई थी 1840 के दशक में हुई थी। ये मैंने बताया, ये जो सभ्यता कब की है, 3000 ईसा पूर्व की सभ्यता है, इससे पहले की सभ्यता है। लेकिन इस पे खोज कब किया गया? 1840 के दशक में इस पे खोज किया गया। अब ये कहोगे सर दशक क्या होता है? दशक का मतलब होता है 1840 से लेकर 1850 के बीच में जो खोज हुई थी इसी को दशक, यानी कि जो जिस चीज की एक्यूरेट डेट नहीं होती है, क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में मिल गया होगा, नहीं ना, खुदाई बहुत लंबी समय तक चलती है। तो इसी वजह से इसको 10 साल का ड्यूरेशन रखा गया है। तो इसी वजह से इसी को बोलते हैं 1840 का दशक, यानी कि 10 साल के बीच के बारे में बात हो रही है। आगे समझते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्धि, साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। अगर कहा जाए जो मेसोपोटामिया के बारे में, तो मेसोपोटामिया क्यों प्रसिद्ध है? एक तो संपन्नता, यानी कि संपन्न शहर था, यानी कि यहाँ पे शहरी जीवन भी हुआ करती थी। विशाल एवं समृद्ध साहित्य भी था। अगर इनका बात किया जाए लिखावट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, तो सबसे आगे थे। इसके अलावा अगर बात किया जाए गणित के बारे में, तो गणित भी कहा जाता है कि सबसे पहले जो गणित जो स्टार्ट हुई थी वो वहीं से स्टार्ट हुई थी। और खगोल विद्या यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में भी इन्होंने मतलब सारे चीज के बारे में समझ रखा है। ठीक है, यहीं से स्टार्ट हुआ है। आगे समझते हैं। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्यिक पूर्वी भूमध्य सागर प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैल गया, जिससे आसपास के विभिन्न जगहों के साथ लिखा पढ़ी होने लगी। देखिए बेसिकली क्या है कि लेखन कला का जो विकास हुआ था वो हुआ था मेसोपोटामिया से, और आगे चल के आसपास के जितने भी भूमध्य सागर यानी कि सागर के आसपास के जितने भी प्रदेश हैं, जैसे हो गया उत्तरी सीरिया हो गया, तुर्की हो गया, ठीक है, इन जगहों पर भी 2000 ईसा पूर्व आते आते क्या होने लगा, यानी कि आपस में विभिन्न जगहों पर लिखा पढ़ी होने लगी। यानी कि जो भी व्यापार होता था वो लिखा पढ़ी के द्वारा होता था। लिखा पढ़ी का मतलब समझते हो ना, कोई भी चीज जो लिखित रूप में हुआ हो। समझ में आया? आगे समझते हैं। इसके शहरी के दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। यानी कि अगर मैं बात करूं, देखिए अगर सपोज ये मेसोपोटामिया है, और मेसोपोटामिया में आपको पता है कि ये जो देखिए किसी भी जगह का कोई भी जगह हो, सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये रखिए कि इसका पूरब क्या है, यानी ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है, नॉर्थ क्या है, साउथ क्या है, तभी तो चीजें याद आएंगी। तो अगर मान लीजिए कि ये मेसोपोटामिया है, और मेसोपोटामिया का जो दक्षिण भाग है, अब दक्षिण का मतलब समझते ही हो, ये जो एरिया है नीचे वाला एरिया, इसको कहते हैं दक्षिण। ये एरिया होता है इसको पूरब कहते हैं, ये एरिया इसको पश्चिम कहते हैं, और ये होता है इसको उत्तर कहते हैं। तो दक्षिण की अगर मैं बारे में बात करती, इसको क्या कहा जाता था? सुमेर और अगत कहा जाता था। सुमेर और
और अक्कद इसको कहा जाता था, ठीक है ना। तो यही लिखा है कि इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। 2000 ईसा पूर्व के बाद दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोन कहा जाने लगा, यानी कि इस दक्षिणी शहर को क्या कहा जाने लगा, बेबीलोन कहा जाने लगा। अब देखिए यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसको फिर एक बार मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये हो गया अपना, पूरे की बात हो रही है किसकी, मेसोपोटामिया की। और मेसोपोटामिया में मैंने बताया ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अब साउथ यानी कि इस जगह के बारे में बात हो रही है। तो इसको सबसे पहले अक्कद कहा जाता था या फिर सुमेर कहा जाता था, क्योंकि वो सुमेर और अक्कद लोग यहाँ पे रहा करते थे, और रहा करते थे क्योंकि उनकी लैंग्वेज ही यही थी, ठीक है। आगे चल के इस जगह को क्या कहा गया, बेबीलोन कहा गया, ठीक है, समझ में आया। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट और आगे समझते हैं। 1100 ईसा पूर्व से असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया और इस क्षेत्र को क्या कहने लगे, असीरिया कहने लगे। अब जो ऊपर का जो क्षेत्र था, उत्तरी वाला जो भाग था, अब यहाँ पे किसका कब्जा हो गया, असीरियाई लोगों का कब्जा हो गया, और इस वजह से उस क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा, असीरिया कहा जाने लगा। समझ में आ गया ना। नीचे वाले क्षेत्र में बेबीलोन आ गया, ऊपर वाले क्षेत्र में असीरियाई लोग आ गए थे। आगे समझते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि मेसोपोटामिया की भाषा क्या है। तो जो सबसे पहली जो भाषा चलती थी वो चलती थी सुमेरियन। कौन सी भाषा चलती थी, सुमेरियन। अब आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एक नंबर में कि मेसोपोटामिया में जो सबसे पहली भाषा चली थी वो कौन सी थी, सुमेरियन थी, ठीक है ना। आगे समझते हैं। इसके बाद अक्कदी लोग आ गए, अक्कद भाषा बोलने लगे, और इसका टाइम यही है 2400 ईसा पूर्व। इसके अलावा उसके बाद कौन आ गया, अरामाइक लोग आ गए। अरामाइक जो लोग आ गए तो उसके बाद अरामाइक भाषा होने लगी, और ये कब की बात हो रही है, 1400 ईसा पूर्व के बारे में बात हो रही है। और उसके बाद से लेकर अरामाइक भाषा हिब्रू भाषा से मिलती जुलती है, यानी कि हिब्रू एक भाषा होती है जिसकी वजह, मतलब ये अरामाइक भाषा और हिब्रू भाषा आपस में मिलती जुलती है, ठीक है। 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी, और फिर क्या होता है, जो अरामाइक जो भाषा है वो बोली जाने लगी वहाँ पे। और आज भी कहीं कहीं कुछ भागों में ऐसा दिखाई देता है, ऐसा जगह है, कुछ भाग हैं जहाँ पे आज भी ये भाषा बोली जाती है। समझ में आ गया। तो ये रहा भाषाओं का काल। अब हम समझते हैं आगे। अब समझते हैं मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत। देखिए ये जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा। ये जो चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मेसोपोटामिया का कोई व्यक्ति तो है नहीं जो जिंदा है जो हमें ये बताएगा कि मेसोपोटामिया में ये हुआ करता था, ऐसा हुआ करता था, वैसा हुआ करता, नहीं बताएगा ना। तो हमें किन चीजों से पता लगेगा, वो वस्तुओं से पता लगेगा जो वहां पे वो लोग यूज किया करते थे। समझ में आया। यानी कि उन सोर्सों से हमें पता लगेगा जो व्यक्ति उस टाइम पे वो चीज यूज किया करते थे, उन्हीं चीजों से हम एक तरीके से आइडिया लगा सकते हैं मेसोपोटामिया के बारे में। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं जानकारी के स्रोत, कौन कौन से ऐसे स्रोत है जिसकी वजह से हमें पता लगता है। तो सबसे पहली चीज इमारतें। क्या, इमारतें। इमारतों से हमें पता लगता है मेसोपोटामिया के बारे में। दूसरा समझते हैं मूर्तियां। मूर्तियां एक बहुत बड़ा फैक्ट होता है जिसकी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि मूर्तियां बनाई कैसे जाती थी, कौन कौन से हथियारों का यूज किया जाता था उसको बनाने में, इसके साथ साथ किन चीजों का बनाया जाता था मूर्तियां, और क्या कलाकारी की जाती थी, मूर्ति देखने में सुंदर है कि नहीं है। अगर ज्यादा अच्छी मूर्ति बनी हुई है तो इसके हिसाब से हम ये समझ सकते हैं कि मेसोपोटामिया में बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट रहे होंगे जो कि बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाया करते होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ कब्र हो गए, कब्रों से भी हमें पता लगता है कि आखिर जो दफनाया करते थे उसके साथ कुछ चीज दफनाते थे कि नहीं दफनाते थे। अगर मैं बात करूं हड़प्पा की, जो कि आप 12th क्लास में पढ़ने वाले हो, तो जब उनके कब्रों को खोला गया, हड़प्पा से जो सभ्यता थी वहां पे जो कब्र थे उनको जब खोला गया तो वहां पे डेड बॉडी के साथ मतलब कंकाल के साथ साथ बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं। तो इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि हो ना हो परंपरा ऐसी होगी कि जो व्यक्ति मर जाते थे उनके साथ साथ उनकी कुछ वस्तुएं वगैरह को डाल दिया जाता था, जिसकी वजह से कहा जाता है ना कि मरने के बाद जो दान पुण्य करते हैं जिसकी वजह से उस व्यक्ति को मरने के बाद ऊपर मतलब भगवान के पास जब जाएंगे तो वो चीज मिलता है। तो ऐसी कुछ परंपरा रही होगी जिसकी वजह से चीजें मिली होंगी। तो ऐसे ही हमें मेसोपोटामिया के बारे में मिला है। इसके साथ साथ आभूषण हो गए, औजार हो गए, मुद्राएं होंगी, मिट्टी की पट्टिकाएं होगी और लिखित दस्तावेज हो गए। इन सभी चीजों से हमें मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत
समझने में हेल्प मिलती है। समझ में आ गया। हालांकि देखो ये क्वेश्चन जो है ये समझने के ऊपर है, हालांकि इस तरीके के जो क्वेश्चन है 6 नंबर में नहीं आते हैं, क्योंकि अभी तक मतलब 6-7 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन फिर भी आपको ये समझ के रखना पड़ेगा, क्योंकि 12th में इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं कि किसी भी जगह के बारे में जानकारी पाने के कौन कौन से स्रोत होते हैं। 3 तरीके के जो स्रोत होते हैं जिनकी वजह से हमें जानकारी मिलती है। आगे हम समझते हैं मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। अब भूगोल का मतलब समझ में आता है क्या होता है, उसका भौगोलिक जो बनावट है। जैसे मैंने बताया मेसोपोटामिया है तो इसका जो भौगोलिक बनावट उसके बारे में हम समझने वाले हैं कि यहाँ पे क्या क्या होता था, कैसे होता था, कौन कौन से शहर थे, कौन कौन से व्यापार किया करते थे, कौन कौन सी चीजों का प्रोडक्शन करते थे, कौन कौन से हथियार हुआ करते थे, बहुत सारी चीजों के बारे में हम समझने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। दक्षिण में जो भाग थे उसको अक्कद या फिर सुमेर कहा जाता था, और आगे चल के इसको बेबीलोन कहा गया। मैंने आपको दिखा दिया था ना इमेज में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। उत्तरी भाग में असीरियाइयों का कब्जा हो गया था, ये भी आपको मैंने बता दिया था पिछले स्लाइड में कि दक्षिणी में सुमेर और अक्कद रहा करते थे और आगे चल के बेबीलोन हो गया, और ऊपर यानी कि उत्तरी साइड की अगर मैं बात करूं तो असीरियाइयों ने कब्जा कर लिया था, इस वजह से इसको असीरिया कहा जाने लगा था। नीचे बात करते हैं इस सभ्यता में नगरों का निर्माण कब होना स्टार्ट हो गया। 3000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था, और उरुक, ऊर और मारी के प्रसिद्ध नगर थे, जो कि मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ पे देख लीजिए एक बार और, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसकी बात हो रही है, देखिए लिखा हुआ है ना, उरुक, ऊर और ये हो गया बेबीलोन, इन सभी चीजों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, उत्तरी मतलब ये, दक्षिणी मतलब ये, पूर्व मतलब ये, और पश्चिम मतलब ये। समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे समझते हैं कि इसके पूर्वोत्तर भाग में अगर मैं पूरब की बात करूं, इस साइड की बात करूं, तो पूरब में हरे भरे ऊंचे मैदान हैं जो कि धीरे धीरे वृक्षों की पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में फैले हुए हैं। मतलब एक तरीके से आपने देखा जो पूरब का जो एरिया था वो एक तरीके से पहाड़ी वाला इलाका था। ठीक है, और जाहिर सी बात है पहाड़ हमने देखा है, जैसे आप चले जाओ वैष्णो देवी अगर आप जाते हो तो वहां पे देखते हो ना कि पहाड़ तो है साथ ही साथ पेड़ भी हैं, तो इस तरीके से चीजें वहां पे फैली हुई थी। आगे स्वच्छ झरने भी थे, जंगली फूल भी हुआ करते थे, और बात करें 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती भी शुरू हो गई थी। अच्छा, एक चीज आप अपने दिमाग में और रखिएगा कि जो मेसोपोटामिया है किसी भी सभ्यता का जो काल है वो निश्चित नहीं है। तो जो मैंने आपको बताया है कि लमसम ये कब की सभ्यता हम मानते हैं, क्योंकि देखिए ये 3000 ईसा पूर्व की सभ्यता तो है, लेकिन अगर इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत पुरानी सभ्यता। अगर मैं टोटली अगर बात करूं तो इन सभ्यता का जो ड्यूरेशन है एक फिक्स तो है नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 5000 साल पहले के 5000 पहले की सभ्यता है ना, 5000 वर्ष पहले की ये सभ्यता है। उससे पहले जब भी हो सकता है तब की ये सभ्यता है। ठीक है, तो एक आइडिया के अनुसार ये बताया जाता है कि 7000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व के बीच में वहां पे खेती होनी शुरू हो गई थी। और आज के समय से पहले की अगर बात करोगे तो यानी कि कहा जाता है 8000 ईसा पूर्व, यानी कि 8000 साल पहले की ये बात हो रही है। 8000 साल पहले अगर हम पीछे जाते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि मेसोपोटामिया में खेती भी शुरू हो गई थी। उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ पे स्टेपी घास के मैदान है। उत्तर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे स्टेपी घास के मैदान है, क्योंकि वहाँ की जो जमीन है ऊंची है। और मैं दक्षिण की बात करूँ तो नीचे है। तो देखिए आगे क्या लिखा है यहाँ पे, पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन था। यानी कि कहा जाए पशुपालन की बात अगर कहा जाए तो वहाँ पे पशुपालन हो पाना संभव था, क्योंकि वहाँ पे स्टेपी घास के मैदान थे और वहाँ पे खेती नहीं हो पाती थी, क्योंकि ऊंचाई था, वहाँ पे पानी ले जाना ये सारी सुविधाएं नहीं हो पाती थी। तो अगर मैं खेती की तुलना की बात करूँ तो सबसे ज्यादा वहाँ पे पशुपालन हुआ करता था उत्तर भाग में। कौन से भाग में? उत्तर, ऊपर वाले भाग में। ठीक है ना, आगे समझते हैं। अगर मैं दक्षिण की बात करूं तो दक्षिण एक तरीके से रेगिस्तानी इलाका है, और वहां पे अगर देखा जाए तो लेखन प्रणाली का विकास हुआ है। ठीक है, प्रादुर्भाव हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूं दक्षिण की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे रेगिस्तान है, रेगिस्तानी इलाका है, और इन सब जगहों पे जो कि शहरी इलाका था वहाँ पे लेखन कला भी हुई है। आगे
दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज्यादा उपजाऊ देने वाली हुआ करती थी। अब आपको समझ में आएगा सर रेगिस्तान है तो वहां पे खेती कैसे हुआ करती थी। देखिए माना कि ठीक है रेगिस्तानी इलाका है, मतलब एक तरीके से पहले के समय में अगर देखा जाए तो जनसंख्या कम हुआ करती थी, इस वजह से जो भूमि है एक तरीके से रेगिस्तानी जैसा लगता था। लेकिन जब बारिश हो जाया करती थी, क्योंकि आपको पता है जो ऊपर का यानी कि उत्तर का जो मैदान है वो क्या है, वो एक तरीके से ऊंचा है, तो सारा पानी कहाँ आएगा, नीचे ही बह के आएगा। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, सारा पानी कहाँ आएगा, एक तरीके से इसी जगह पे इसी इलाकों में आएगा। तो आगे चल के यहाँ पे जो खेती होती थी वो बहुत बढ़िया होने लगती थी। इसी चीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। आगे समझते हैं। क्योंकि फरात और दजला नाम की नदियां उत्तर पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ और बारीकी मिट्टी लाती थी। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसको पहले मैं क्लीन कर, जैसे देखिए अगर मैं बात करूं ये जगह है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसको उत्तर कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, दक्षिण कहते हैं। तो ये ऊंचा जगह है, ये नीचा जगह है। अब बारिश होगा तो ऐसे करके आएगी लहरें। अब आसपास में जहां पे भी लहरें आएंगी, ये जो जगह है ये उपजाऊ रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो लहरें होती हैं, लहरें अपने साथ बहुत सारी बारीकी मिट्टी लाती हैं जो कि उपजाऊ होती है किसी भी जगह के लिए। वही आपको समझाया जा रहा है, जो कि उपजाऊ हुआ करती थी और जो कि बारीक मिट्टी अपने साथ लेकर आती थी। खेती के अलावा भेड़ बकरी स्टेपी घास के मैदानों और पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी, यानी कि उस जगहों पे भेड़ बकरियां पाली जाती थी स्टेपी घास के मैदानों के पास, जिससे भारी मात्रा में दूध मिल जाता था, मांस मिल जाता था, ऊन मिल जाता था, ये सारी चीजें मिल जाती थी। इसके अलावा नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि देखो पहले के समय जनसंख्या भी कम थी और मछलियां भी अपने हिसाब से तो थी, तो इस वजह से क्या है कि मछलियों की कोई कमी नहीं हुआ करती थी। और अगर बात किया जाए गर्मी में तो खजूर के जो पेड़ थे वो भी बहुत ज्यादा थे, इस वजह से उनको ईजिली खजूर मिल जाता था। आगे बात करते हैं शहरीकरण का महत्व, यानी कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के ही स्थान नहीं थे। अगर मैं कहूँ तो सिर्फ शहरों में रहा जाए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि शहरों में रहने के साथ साथ क्या होता है, जैसे मान लो दिल्ली एक प्रकार का शहर है और शहर में आपको पता है रहने के साथ साथ यहाँ पे आजीविका भी मिलती है। क्या मिलती है, आजीविका भी लोगों को मिलती है। तो इस वजह से शहर का महत्व बढ़ जाता है। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का जो घनत्व है वो बढ़ जाता है। अगर दिल्ली में रहने के साथ साथ आजीविका अगर मिल रही है, अच्छी आजीविका मिल रही है, तभी तो दिल्ली की जनसंख्या बढ़ रही है। अगर यहाँ पे आजीविका अच्छी नहीं मिलती तो जाहिर सी बात है जनसंख्या नीचे जाती कि नहीं जानती, सिंपल सी चीज है। तो वही है, जनसंख्या का घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं। यहाँ पे कस्बे यानी कि एक तरीके से लोग बहुत ज्यादा बसने लगते हैं। आगे शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार उत्पादन तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नगरों के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते और उन्हें नगरों या गांवों के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। ये तो भाई सही बात है, अभी इस चीज को मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए एक होता है गांव और एक होता है शहर। शहर क्या करता है, शहर विनिर्माण का काम करता है, विनिर्माण का काम करता है। और विनिर्माण आप समझते हो क्या होता है, जैसे मान लो कि ये गांव है और गांव ने प्रोडक्शन किया किसका, गेहूं का, किसका, गेहूं का प्रोडक्शन किया। अब गेहूं का प्रोडक्शन करके गांव भेजता है कहाँ पे, शहर में, तभी तो इस गेहूं से बिस्किट बनाया जाता है, विभिन्न प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं। तो अगर देखा जाए तो शहर डिपेंड किस पे है, गांव पे, और गांव किस पे डिपेंड है, शहर पे, क्योंकि ये जो वस्तुएं बनाएंगे किसके लिए बनाएंगे, गांव के लिए बनाएंगे। तो आप देखते हो कि ये जो शहर और गांव है आपस में दोनों में डिपेंडेंट है ना, तो यही लिखा है आश्रित होना पड़ता है, ठीक है। शहर और गांव आपस में जुड़े हुए होते हैं, इनमें आपस में लेन देन होता रहता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि शहरी क्रियाकलाप में गाँव के लोग जुड़े रहते हैं, यानी कि दोनों लोग आपस में जुड़े रहते हैं। आगे समझ लेते हैं शहरी जीवन की विशेषताएं। यहाँ पे कौन कौन सी विशेषताएं थी शहरी जीवन की। पहली चीज बात करते हैं, यहाँ पे श्रम विभाजन होता है। अगर आप शहरों में देखते हो तो क्या होता है, जैसे मान लो कि एक घर हमें बनाना है, तो एक घर बनाने के लिए मिस्त्री अलग होता है, मिस्त्री के साथ साथ वहाँ पे प्लम्बरिंग का काम कोई अलग करता है, वहाँ पे बिजली का काम कोई अलग करता है। यहाँ पे आप देखते हो लेंटर लगाने के लिए कोई और आता है, यहाँ पे देखते हो सरिया काटने के लिए कोई और आता है, यहाँ पे देखते हो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अलग, अच्छा पेंट करने के लिए कोई और आता है,
ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते हो सबका श्रम क्या है, विभाजन है ना, सब अलग अलग है, तो इसी को कहते हैं श्रम विभाजन। आगे समझते हैं, विभिन्न कार्य से जुड़े लोग आपस में लेन देन के माध्यम से जुड़े रहते हैं। शहरी निर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीजें भिन्न भिन्न जगहों से आती है, यानी कि भिन्न भिन्न जगहों से मंगाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, शहरों की विशेषताएं हो गई। अब हम समझते हैं शहरों में माल की आवाजाही। माल समझते हो क्या होते हैं, वस्तु, वस्तु की आवाजाही कैसे होती है समझते हैं। मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हों, या उसके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। अगर कहा जाए मेसोपोटामिया के बारे में, तो यहाँ पे जो खाद्य संसाधन, खाद्य मतलब होता है खाने की वस्तुएं, ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया में कृषि बहुत अच्छी हुआ करती थी। वहाँ पे मांस, मछली, दूध, मछली मतलब बहुत सारी चीजें उपलब्ध थी। तो हम ये मानते हैं कि मेसोपोटामिया बेशक ही समृद्ध रहा होगा, किस चीज में, खाने की चीजों में, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ खनिज संसाधनों की, तो इस चीज का अभाव था। अभाव का मतलब होता है कमी होना, और जब कमी था तो ये जो कमी वाली जो चीजें हैं उनको अन्य अन्य जगहों से मंगाया करता था। तो यही लिखा है कि दक्षिण के अधिकांश भागों में औजारों, मोहरों, मुद्राएं और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी, और इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ियां गाड़ियों के पहिए और नावे बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी। अगर कहा जाए खजूर की ये कहा जाए जो पोपलार का जो पेड़ था, वो पोपलार के पेड़ से जो लकड़ी निकलती थी वो इतनी मजबूत नहीं हुआ करती थी जिसकी वजह से नाव बनाया जा सके, लकड़ियों के पहिए बनाए जा सके। तो इस वजह से जिस चीज की कमी हुआ करती थी मेसोपोटामिया में, उस चीज को वो दूसरे शहर से मंगवाया करता था। आगे, औजारों, पात्रों या फिर गहने बनाने के लिए कोई धातु वहां पे उपलब्ध नहीं था। अगर मैं धातुओं की बात करूं तो वहां पे धातु उपलब्ध नहीं थे। आगे, मेसोपोटामिया लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सिप्पी, विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान और खाड़ी पार के देशों से मंगवाते थे। इसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि उत्पादन काफी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। अगर कहा जाए तो कपड़ा निर्यात करते थे, साथ ही साथ देखिए ये मेसोपोटामिया वाले जो लोग हुआ करते थे वो तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सिप्पी, ये सारा चीज अपने पास मंगवाते थे अन्य जगहों से, और साथ ही क्या करते थे, साथ ही साथ ये उनको क्या देते थे, उनको देते थे कपड़ा, देते थे कृषि उत्पादन, देते थे, ये सारी चीजें उनको देते थे। आगे समझते हैं लेखन कला। अब वहां पे समझते हैं लेखन कला का विकास कैसे हो। तो देखिए मेसोपोटामिया के लोग लेखन कला के सबसे पहले आविष्कारक माने जाते हैं, यानी कि सबसे पहले आविष्कारक माने जाते हैं लेखन कला का, क्योंकि वहां पे लिखने पढ़ने की जो कला है वो सबसे पहले विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई हैं वो लगभग 3200 ईसा पूर्व की, यानी कि 3200 ईसा पूर्व की वो चीजें हैं। अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा सर ये ईसा पूर्व ये बार क्या है, तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा और उसमें हद से 5 मिनट की वीडियो में आपको समझा दूंगा ईसा पूर्व, ईसवी, सदी, शताब्दी, ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में मैं समझा दूंगा। तो अभी आप ये समझिए ईसा पूर्व का मतलब होता है, जैसे मान लो ये 0 है, 0 से लेकर अभी क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है, 2022 चल रहा है। अगर हम पीछे जाते हैं तो पीछे का मतलब क्या होता है, 1, 2, 3, ये किस में चलता है, माइनस में चलता है। तो ऐसे करते करते जब 3200 आएगा, तो जब 3200 आएगा तो माइनस तो हम लिख नहीं सकते हैं, तो माइनस की जगह पे हम क्या लिखते हैं, ईसा पूर्व लिखते हैं। अभी अगर मैं बात करूं ये कब के टाइम के बारे में बात हो रही है, तो 0 से लेकर 2022 ये हो गया और 3200 ये हो गया, यानी कि टोटल अगर कैलकुलेट किया जाए तो अराउंड आपका निकलेगा 5400 ईसा पूर्व पहले की बात हो रही है, 5400 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यही चीज है, ईसा पूर्व के बारे में मैं समझा दूंगा, इसके लिए आप डोंट वरी रहिए। अभी आप इस चीज को समझिए क्या समझाया मैंने। मेसोपोटामिया के लोग लेखन कला के सबसे पहले आविष्कारक माने जाते हैं। और दूसरा, मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। आगे, आरंभ में इन्होंने चित्रलिपि का प्रयोग किया था, परंतु चित्रों का खींचना कदाचित आसान नहीं होता था। आरंभ में इन्होंने चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया था, लेकिन वो चीज सही नहीं था। क्यों नहीं सही था, क्योंकि चित्रों को खींचना मतलब उस चीज को बनाना वो आसान नहीं हुआ करता था। आगे, इसलिए 400 ईसा पूर्व के लगभग उन्होंने किलाकार चिन्हों द्वारा अपने भाव प्रकट करने शुरू कर दिए, ठीक है। और ये किलाकार चिन्हों के द्वारा अपने भाव प्रकट करने शुरू कर दिए। अभी हम ये समझते वाले हैं कि किलाकार लिपि थी क्या।
देखिए, मेसोपोटामिया वाले नरकट या बांस की कलम से मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखकर उन्हें सुखा लेते थे। ये मिट्टी की पट्टिकाएं जो हुआ करती थी उस पर लिखकर सुखा लेते थे, और सुखाने के बाद क्या होता था, बाद में इन पट्टियों को आग में पका लिया जाता था ताकि जो लिखावट है वो कड़ी और पक्की हो जाए। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए इसकी। जैसे देखिए मिट्टी का है, यहाँ पे चीजें लिख दी गई है, यहाँ पे कुछ चीजें बना भी दी गई है। अब इसको मिट्टी में मतलब एक तरीके से आग में पका लिया जाता है तो ये क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। तो यही चीज है, ये चीजें मजबूत हो गई, और मजबूत होने के बाद क्या है, ये पक्की और कड़क हो जाती है। आगे, मेसोपोटामिया से अनेक ऐसी पट्टियां मिले, ये पट्टियां ही है, पट्टियां मिली हैं जो कि इस सभ्यता का ज्ञान कराने में मुख्य स्रोत है। यानी कि बहुत सारी ऐसी पट्टियां मिली हैं जिसकी वजह से हमें मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी मिलती है। आगे समझते हैं किलाकार। किलाकार क्या है, तो किलाकार का मतलब होता है एक तरीके से, किलाकार तालिनी शब्द यानी कि क्यूनियस क्यूनेस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कि खूंटी अथवा फॉर्म, जिसका अर्थ है आकार से है। यानी कि देखो बेसिकली इसको आप याद ही कर लोगे तो ज़्यादा ही अच्छा है। बेसिक किलाकार का मतलब क्या होता है कि जो आप देखते हो सरकंडे का जो लक्कड़ होता है उससे इस पट्टिकाओं पर लिखा जाता है, और जब लिखा जाता है तो क्या चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे देखो बनाया गया ना, ऐसे ऐसे करके बनाया गया ना, इसी को किलाकार कहा जाता है। समझ में आ गया। अब देखो कुछ चीज़ें ऐसे मिली है, अगर आप आइडिया लगाओ तो ये चीज़ क्या है आप बता पाओगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ पूरा तात्विक ही समझ पाएंगे। तो इस वजह से अच्छा, इनको अगर आप देखोगे तो समझ में आएगा। देखो जैसे बैल लिखा हुआ है, ये है अनाज, और मछली तो आप देख के इसको समझ सकते हो, देखो सार की तरह लग रही है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से बनी हुई है, नाव की तरह बनी हुई है। तो इस हिसाब से चीजें थी, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। क्या क्या चीज हमने पढ़ा एक बार और रिवाइज कर लेते हैं ताकि बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी। देखो एक चीज को आप बार बार अगर देखते रहोगे ना तो चीजें बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगी। लेखन कला हमने समझा, जहाँ पे मेसोपोटामिया का अर्थ हमने समझ लिया। साथ ही साथ हमने ये समझा कि इस मैप में कहाँ है मेसोपोटामिया। आगे हमने समझा कि मेसोपोटामिया कहाँ है, क्या चीज है, कब की चीजें बताई जा रही है। फिर हमने ये समझा कि वहाँ पे कौन कौन सी भाषा थी, सबसे पहले ये थी, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये। फिर हमने ये समझा कि वहाँ पे कौन कौन से स्रोत मिले जिसकी वजह से मेसोपोटामिया के बारे में हमें पता लगा है। फिर हमें ये समझ में आया कि मेसोपोटामिया और उसका भूगोल किस हिसाब से, यानी कि उसका बनावट कैसे है। तो हमें ये समझ में आया कि उत्तर में एक तरीके से मतलब एक तरीके से ऊंचाई वाला इलाका है जहाँ पे स्टेपी घास के मैदान है, वहाँ पे पशुपालन बहुत अच्छी होती थी। और अगर मैं दक्षिण में बात करूँ तो दक्षिण में वहाँ पे खेती बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो ये सब चीज़ हमने पढ़ा। फिर हमने ये देखा कि शहरीकरण का महत्व क्या हुआ करता था, शहर गांव पे निर्भर हुआ करते थे, गांव शहर पे निर्भर हुआ करते थे। फिर हमने शहरी जीवन की विशेषताओं के बारे में बात किया जहाँ पे श्रम विभाजन वगैरह हुआ करता था। फिर हमने समझा कि माल की आवाजाही भी हुआ करती थी, क्योंकि मेसोपोटामिया में जो खनिज संसाधन था उस चीज़ की कमी थी, और जिस चीज़ की कमी थी वो दूसरे देश से मंगवाया करता था, दूसरे जगह से मंगवाया करता था, और बदले में अपने जगह पे जो उत्पादित जो वस्तुएं थी उस चीज़ को वो निर्यात किया करता था, यानी कि बेचा करता था। आगे लेखन कला हमने समझ लिया, किलाकार लिपि समझ लिया, और किलाकार का अर्थ क्या होता है ये भी हमने समझ लिया, और ये चीज़ हमें समझ में आ गई। आई होप सो आपको मज़ा आया होगा, और मज़ा आया होगा तो फटाक से यार देखो, बोलने से पहले ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करो यार। देखो आप लोग के लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं ना, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय।